बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की आगे वाली कहानी को चालू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। एक चीज और बता दूं कि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ना बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जिसका एसआरपी मिनिमम होता है, मैंने बताया था, वो सीरीज में ऊपर होता है, और जिसका एसआरपी मैक्सिमम होता है वो सीरीज में नीचे होता है। जिसका एसआरपी मिनिमम होता है वो सीरीज में ऊपर होता है, जिसका एसआरपी मैक्सिमम होता है वो सीरीज में नीचे होता है ना? नहीं होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जिसका एसआरपी मिनिमम होता है वो ऊपर होता है, और जिसका एसआरपी मैक्सिमम होता है वो नीचे होता है। तो जब नीचे की तरफ आओगे ना, तो रिएक्टिविटी कम होती है। जब नीचे की तरफ आओगे ना तो रिएक्टिविटी कम होती है। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, आप भी लिखना है। रिएक्टिविटी कम होती है। जब आप नीचे की तरफ आओगे तो रिएक्टिविटी कम होती है। समझ रहे हैं ध्यान से? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब आप नीचे की तरफ आओगे तो रिएक्टिविटी कम होगी। अच्छा एक चीज और याद दिला दूं, चलो, एसआरपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूसिंग पावर, है ना? एसआरपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूसिंग पावर, है ना? याद आया नहीं आया कल वाली एप्लीकेशन में? एसआरपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूसिंग पावर। बोलो एसआरपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूसिंग पावर। एसआरपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर। एसआरपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर। कौन सी पावर एसआरपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? ऑक्सीडाइजिंग पावर। जिसका एसआरपी ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइज। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, यहाँ समझना है। अमन एक क्वेश्चन पूछ रहा था, ये कौन सा पोटेंशियल दे रखा है? अगर मैं ऐसे लिख कर दे दूं तो ये एसआरपी दे रखा है, ठीक है? ऐसे इसका मतलब एसआरपी है। अच्छा इनमें से ऑक्सीडाइज कौन होगा? ऑक्सीडाइज ये होगा। रिड्यूस कौन होगा? रिड्यूस ये होगा। अरे के प्लस ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, वो तो ऑक्सीडाइज हो गया है। के प्लस रिड्यूस हो सकता है के में, और के ऑक्सीडाइज हो सकता है के प्लस में। समझ के नहीं समझे? अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इसमें, तो ये है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद का रिडक्शन करते हैं। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ये है। समझो, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं। क्लियर करो बात को। इसमें के प्लस रिड्यूस हो सकता है, के ऑक्सीडाइज हो सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट होगा के। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद को ऑक्सीडाइज करें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद को रिड्यूस करें। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दो एप्लीकेशन और रह गई थी। अच्छा, हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल होते हैं, सुनना बहुत ध्यान से, पहले एप्लीकेशन समझो। हाइड्रोजन से जो मेटल ऊपर जो मेटल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस को when react with dilute HCl। when react with dilute HCl, react with dilute HCl। जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं सीरीज में, मतलब जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, वो अगर आप उन्हें डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करा दो तो कौन सी गैस इवॉल्व कर सकते हैं? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकते हैं। और जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करा के हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं कर सकते। फिर वही रीजन, अगर आपने नीचे वाले मेटल से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करने की कोशिश की तो E0 सेल नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए? वेरी सिंपल कंसेप्ट कि वो मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, वो मेटल क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन गैस को क्या कर सकते हैं? इवॉल्व करा सकते हैं। जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आते हैं वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देते हैं। समझो, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे पॉइंट। मेटल प्लेस्ड above hydrogen in electrochemical series can displace
हाइड्रोजन गैस फ्रॉम dilute acid like HCl, जैसे सोडियम, पोटेशियम, अल्यूमिनियम, जिंक, टिन, आयरन, when react with dilute HCl, it will evolve hydrogen gas. ये एप्लीकेशन है नंबर 4। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे जैसे आप सीरीज में नीचे आएंगे रिएक्टिविटी कम होती रहती है, मतलब जो सीरीज में जितना ऊपर होगा, अब ऊपर कौन है, पोटेशियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। जितना आप सीरीज में नीचे आएंगे, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये लेस रिएक्टिव मेटल है। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आएंगे रिएक्टिविटी कम होती रहती है। दूसरा पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसआरपी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूसिंग पावर और एसआरपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर। एक और एप्लीकेशन है, जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? हाइड्रोजन गैस को क्या कर सकते हैं? इवॉल्व। जबकि जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, कॉपर, एजी, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, ये सब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराकर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं कर सकते। जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वो मेटल हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं कर सकते डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करने। समझ गए? समझ गए ना? सेल को अगर स्पॉन्टेनियस बनाना है, सेल को अगर स्पॉन्टेनियस बनाना है तो नीचे वाले को करना पड़ेगा रिडक्शन, ऊपर वाले को करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन। समझ गए? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप समझना चाहो तो सेल का पोटेंशियल अगर आपको सेल का पोटेंशियल अगर आप पॉजिटिव लेकर आएंगे E0 सेल तो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होगा ना, इससे सिखाया था ना। E0 सेल अगर पॉजिटिव आएगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा ना। E0 cell is standard electrode potential of the cell, है ना, standard EMF of the cell। चलिए ये बात लिख लीजिए, जो मेटल हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आते हैं वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं कर सकते, और जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? एक और एप्लीकेशन है, जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होते हैं, सही है, उनके ऑक्साइड हाईली स्टेबल होते हैं, उनको थर्मली डिकम्पोज करना मतलब हीट देके तोड़ना मुश्किल होता है। जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होते हैं उनके ऑक्साइड्स थर्मली ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होते हैं उनके ऑक्साइड्स के रिस्पेक्ट में। एप्लीकेशन है, अच्छे तरीके से पढ़ना, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। 5th एप्लीकेशन, और वो क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ एक्टिव मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ एक्टिव मेटल आर थर्मली stable, oxides of active metal are thermally stable like Ne2, like Al2O3, like CaO, like MgO, like ZnO. Do not decompose on heating. Thermally stable, do not decompose on heating. Do not decompose on heating. ऐसे ऑक्साइड्स थर्मली डिकम्पोज नहीं करते। ठीक है?
अब जैसे सिल्वर का ऑक्साइड है Ag2O, ये थर्मली लेस स्टेबल है, इसको हीट करोगे सिल्वर मिल जाएगा +2Ag + हाफ। आप मरकरी का ऑक्साइड ले लो, ये भी थर्मली अनस्टेबल है, इसको भी हीट करोगे, ये दे देगा आपको Hg + O2, बैलेंस कर लेना हाफ। तो बट ऑक्साइड्स में यहां लिख रहा हूं, बट ऑक्साइड्स ऑफ लेस एक्टिव मेटल, but oxides of less active metal are thermally less stable, are thermally less stable। ये सब आपने 10th में पढ़ा है, पढ़ा नहीं पढ़ा, are thermally less stable। तो ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स, जो एक्टिव मेटल के ऑक्साइड्स हैं थर्मली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनको इतनी आसानी से हीट करके नहीं तोड़ा जा सकता। बट जो लेस एक्टिव मेटल है उनके ऑक्साइड थर्मली लेस स्टेबल होते हैं, बट ऑक्साइड्स ऑफ लेस एक्टिव मेटल आर थर्मली लेस स्टेबल, आर थर्मली लेस स्टेबल। ठीक है, तो ये तो थी एप्लीकेशन। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, ताकि आपको समझ में आए। कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, एक तरफ मेटल दे रखे हैं और एक तरफ उनका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। मेटल दे रखे हैं X, मेटल दे रखे हैं Y, मेटल दे रखे हैं Z। इनका पोटेंशियल दे रखा है माइनस के 1.2 वोल्ट, इनका पोटेंशियल दे रखा है प्लस का 0.5 वोल्ट, इनका पोटेंशियल दे रखा है माइनस का 0.3। ठीक है, इनको अरेंज करना है रिड्यूसिंग पावर के हिसाब से, इनको अरेंज करना है रिड्यूसिंग पावर के हिसाब से, अरेंज अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग पावर, इनको अरेंज करना है रिड्यूसिंग पावर के हिसाब से। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। रिड्यूसिंग पावर के हिसाब से अरेंज करेंगे तो आपको मालूम है E0 ReD मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूसिंग पावर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूसिंग पावर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूसिंग पावर। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूसिंग पावर। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर कम, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर जो होगी, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर जो होगी, बच्चों मैं वीडियो को ज्यादा बनाता हूँ ना, तो उनकी सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर जो होगी वो होगी X की, फिर होगी Z की, फिर होगी Y की, X की, Z की और Y की। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी X की, फिर होगी Z की, फिर होगी Y की। तो ये एक पॉइंट है जो आपने नोट करना था कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है रिड्यूसिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में नीट में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूसिंग पावर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, E0 ऑफ F2 से F माइनस दे रखा है, सभी का SRP दे रखा है 2.85 वोल्ट, E0 ऑफ Cl2 से Cl माइनस is 1.36 वोल्ट, E0 ऑफ I2 से I माइनस 0.53 वोल्ट,
E नॉट ऑफ Br2 से Br माइनस 1.06 वोल्ट। एक तरफ पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक तरफ पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन समझ लीजिए, आसान सा है। यहां पर मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन ये कहता है SRP के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग पावर। SRP के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग पावर। दूसरा SRP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर। SRP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर। SRP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर, और SRP के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूसिंग पावर। अच्छा, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसका है। तो अब मुझे ये बताइए, इसमें से कौन ज्यादा, F2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि F माइनस? फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो F माइनस में कन्वर्ट होगा, तो ये जो फ्लोरीन है ना, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये कन्वर्ट होगा F माइनस में, फ्लोरीन कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे, तो आंसर होगा F2। अब क्वेश्चन आता है सबसे कम पोटेंशियल किसका है? इसका। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट में I2 लिखूं कि I माइनस लिखूं? बेटा I माइनस ऑक्सीडाइज हो सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो खुद को ऑक्सीडाइज करे, दूसरे को रिड्यूस करे। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट में इसको लिखूंगा कि इसको लिखूंगा? अरे भैया, I2 को नहीं लिखूंगा, I2 खुद को रिड्यूस कर सकता है, I माइनस खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है। I माइनस अगर I2 में कन्वर्ट होगा तो ये खुद को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। I माइनस अगर I2 में कन्वर्ट होगा तो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, समझ रहे हो? और अगर I2 I माइनस में कन्वर्ट होगा तो खुद को रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं, एजेंट दूसरों के लिए काम करते हैं, जो दूसरों को रिड्यूस करे। रिड्यूस अदर ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, reduce other oxidize itself, reduce other oxidize itself, reduce other oxidize itself। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे, दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। ऑक्सीडाइज अदर रिड्यूस इटसेल्फ, जो खुद का रिडक्शन करे, दूसरे को ऑक्सीडेशन करे। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए ऑक्सीडाइज अदर रिड्यूस इटसेल्फ। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो रिड्यूस अदर ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। ठीक है, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट में किसको लिखेंगे? I माइनस को कि I2? बेटा I2 अगर I माइनस में कन्वर्ट होगा तो ये खुद को रिड्यूस करेगा, और अगर I माइनस I2 में कन्वर्ट होगा तो ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब होता है? जो खुद को ऑक्सीडाइज करे। तो इसमें आंसर आएगा I माइनस। समझो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये जो ये तरफ लिखा हुआ है ना, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब ये F2 से F माइनस में कन्वर्ट होंगे तो ये खुद को रिड्यूस करेंगे, और F माइनस से अगर ये F2 में जाएंगे तो ऑक्सीडाइज करेंगे। तो आपको ये गौर करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? जो खुद का रिडक्शन करे। कौन करेगा खुद का रिडक्शन? F2 करेगा कि F माइनस करेगा? F2 करेगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग है F2, क्योंकि इसका SRP सबसे ज्यादा है, SRP ज्यादा है। इसका SRP सबसे कम है, तो ये सबसे अच्छा रिड्यूस है। हो गया क्वेश्चन? ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है, कर लेना। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
ये सभी मेटल हैं, इनका पोटेंशियल दे रखा है E नॉट Mn प्लस से m, इन सभी का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, सही है। और यहाँ में मेटल है, जैसे मान लो लिथियम है तो उसके लिए कौन सा पोटेंशियल होगा, लिथियम के लिए Li प्लस से Li। अगर मान लो मैग्नीशियम होगा तो इसका क्या मतलब है, Mg2 प्लस से Mg, है ना, ये मतलब है, इसका मतलब ये। यहाँ लिखा है मेटल लिथियम, यहाँ लिखा है माइनस के 3.05 वोल्ट, बेरियम के लिए माइनस के 2.90 वोल्ट, सोडियम के लिए माइनस के 2.71 वोल्ट, मैग्नीशियम के लिए माइनस के 2.37 वोल्ट। अब वही क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बताइए। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है इसका, सबसे ज्यादा है ये, माइनस में जितना वैल्यू बड़ी होती है उतनी छोटी होती है ना। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मेरा क्वेश्चन फिर वही है, E नॉट Mg2 प्लस से Mg, बताओ इसमें कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज, Mg2 प्लस रिड्यूस हो रहा है और Mg ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं रिड्यूसिंग एजेंट तो ये होंगे मैग्नीशियम, और अगर मैं पूछूं आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये होगा Mg2 प्लस। तो आप Mg लिखोगे कि Mg2 प्लस लिखोगे, Mg2 प्लस लिखोगे। क्यों लिखोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खुद का रिडक्शन करते हैं, Mg2 प्लस खुद का रिडक्शन कर रहा है तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा Mg2 प्लस, क्योंकि उसका SRP इनमें सबसे ज्यादा है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट देखो इधर मैं ऐसे लिख देता हूं, समझो, E नॉट ऑफ Mn प्लस से M, जो ये M है ना, ये जो M है ये होता है ऑक्सीडाइज, ये M जो होता है ये होता है ऑक्सीडाइज, और जो Mn प्लस है ये होता है रिड्यूस। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो दूसरे को रिड्यूस करें खुद को ऑक्सीडाइज करें, तो यहां पर आएगा M। यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आएंगे Mn प्लस, मैं लिख देता हूं, और इसमें आएगा M। अब इसमें कौन सा M आएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, मतलब लिथियम। तो इसका आंसर हो गया लिथियम हो गया, इसका आंसर हो गया मैग्नीशियम। असली में ऑक्सीडाइज कौन हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं मेटल, अभी भी नहीं समझ में आया, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं मेटल, और रिड्यूस कौन हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं मेटल आयन, रिड्यूस हो रहे हैं मेटल आयन, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं मेटल। तो जो खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद को रिड्यूस करते हैं वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों को डाउट होता है, सर ये लिखें कि ये लिखें। तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट पूछेगा तो ये लिखोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछेगा तो ये लिखोगे, क्योंकि ये करेगा गेन इलेक्ट्रॉन, ये करेगा लूज इलेक्ट्रॉन। तो इतनी बात थी, ले कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो, आगे चलो जल्दी करो नोट। रफ कर दो। बच्चों मैं एक चीज कल आपको सिखा रहा था, इधर सुनो। एक में सिखा रहा था E नॉट सेल निकालना ना। E नॉट सेल का क्या फॉर्मूला था, एनोड वाले का ऑक्सीडेशन तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो एनोड पर होगा उसका ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो कैथोड पर होगा उसका रिडक्शन, उसका रिडक्शन पोटेंशियल। बोलो, कैथोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बहुत आसान है, जिसका ऑक्सीडेशन उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। E नॉट सेल की वैल्यू ऑलवेज कैसी आनी चाहिए,
पॉजिटिव तभी सेल कैसी होगी, स्पॉन ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर इस वैल्यू को पॉजिटिव लेकर आने के लिए जिसका एसआरपी ज्यादा है उसका रिडक्शन कराओ। हमेशा जिसका एसआरपी ज्यादा हो उसे कैथोड पे लो, हमेशा जिसका एसआरपी ज्यादा, हमेशा जिसका एसआरपी ज्यादा उसे कैथोड पर, जिसका, अगर आपको सेल को स्पॉन्टेनियस बनाना है तो जिसका एसआरपी ज्यादा उसको कैथोड पर हमेशा, और हमेशा जिसका एसआरपी कम, हमेशा जिसका एसआरपी कम वो एनोड पर, हमेशा जिसका एसआरपी ज्यादा वो कैथोड पर, हमेशा जिसका एसआरपी कम वो एनोड पर। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा, और अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। हमेशा जिसका एसआरपी ज्यादा। बच्चों इस फॉर्मूले को अगर आप चेंज करना चाहें तो ऐसे लिखा, बहुत सारी किताबों में ऐसे पढ़ाया जाता है। अभी आपको मैंने सिखाया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या अंतर आता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस का ई नॉट आरईडी एनोड। बोलो, अरे मैंने इसकी जगह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह ये लिख दिया है। ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, यूज तो यही करना है। और ई नॉट आरईडी कैथोड। अगर मान लो मैं दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे दूं, मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया माइनस साइन लगाकर, तो अगर मैं आपको दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे दूं तो कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करना है। ये भी फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। मतलब आपको कन्वर्ट करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो कैथोड पर होगा, जिसका एसआरपी कम होगा वो एनोड पर होगा। सही है। तो एक फॉर्मूला डायरेक्ट भी पढ़ाया जाता है, वो कहा जाता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड में से रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस कर दो। बट मेरा फॉर्मूले में क्या चेंज है समझो। मेरे फॉर्मूले में जिसका जो हो रहा है वो वाला पोटेंशियल ले लो, ऑक्सीडेशन वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, रिडक्शन वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, दोनों को ऐड कर दो। और अगर मान लो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड वाले में से रिडक्शन पोटेंशियल एनोड वाले का माइनस कर दो, कैथोड वाले के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर दो, कैथोड वाले के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर दो। ये भी फॉर्मूला है, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं इसको, बट मैंने आपको जो फॉर्मूला सिखाया ये एनसीईआरटी में है। अगर मैं आपको पोटेंशियल दे दूं, अगर मैं आपको पोटेंशियल दे दूं तो आपको ये कहानी करनी है। अगर मैं आपको हाफ सेल्स दे दूं, हाफ सेल्स दे दूं तो आप उनसे सेल कैसे बनाएंगे। उस हाफ सेल में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको कैथोड पे ले जाएं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और उसको एनोड पर ले जाएं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। फिर क्या करें, एनोड वाला करेगा ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, कैथोड वाला करेगा रिडक्शन, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लो। बट मैं बता रहा हूं एक एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला भी है जिसमें दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाता है, तो कैथोड वाले के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर दो। मैं एक तरीका बताऊंगा उससे करेंगे, ठीक है। रफ कर दूं, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करता हूं, मैं यूज करता हूं जिसका जो हो रहा है वो वाला पोटेंशियल ले लो और बस रिडक्शन वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ले लो जो कैथोड पर होगा, ऑक्सीडेशन वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो जो एनोड पर होगा, दोनों को ऐड कर दो। अरे रिजल्ट दोनों से आना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन समझो, समझना ध्यान से। जैसे मान लो एक सेल दे दी आपको Zn से Zn2 पॉजिटिव, बीच में सॉल्ट ब्रिज Cu2 पॉजिटिव से Cu। आपको दोनों हाफ सेल का पोटेंशियल दे रखा है Zn2 पॉजिटिव से Zn, दिस इज माइनस के 0.76 वोल्ट, और E नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव से Cu 0.34 वोल्ट।
ई नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव से Zn माइनस के 0.76 वोल्ट, ई नॉट ऑफ 0.34 वोल्ट दे रखा है। ये दोनों का कौन सा पोटेंशियल है? ये दोनों का SRP है। अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं इन दोनों में कैथोड पे कौन है, ये रहा कैथोड पे, ये वाला कहां है, ये वाला है एनोड पे। दोनों का कैथोड के एसआरपी में से एनोड के एसआरपी को माइनस कर दो, तो कैथोड पे ये है, तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.34 माइनस माइनस का 0.76, ये आ गया 1.1 वोल्ट। मैंने क्या किया, कैथोड वाले के एसआरपी में से एनोड वाले का एसआरपी माइनस कर दिया। अभी सिखाया था ना एक फॉर्मूला एनसीईआरटी का, ई नॉट सेल बराबर कैथोड वाले का एसआरपी, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, जब दोनों का कौन सा पोटेंशियल दे रखा हो, जब दोनों का एसआरपी दे रखा हो, तो कैथोड वाला जो होगा उसके रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर दो। तो कैथोड पे कौन है, कॉपर, कॉपर वाले के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर दिया, ये आंसर आ गया। मेरा फॉर्मूला बताओ क्या था? मेरा फॉर्मूला था जिसका जो हो रहा है उसका वो वाला पोटेंशियल ले लो। तो जिंक का पोटेंशियल ले लो ऑक्सीडेशन, क्योंकि वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर का पोटेंशियल ले लो रिडक्शन, क्योंकि वहां रिडक्शन हो रहा है। कॉपर का पोटेंशियल ले लो रिडक्शन, वहां क्योंकि वहां रिडक्शन हो रहा है। और जिंक का ले लो ऑक्सीडेशन, तो वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिंक में क्या हो रहा है, जिंक का कौन सा पोटेंशियल दे रखा है क्वेश्चन में, जिंक का कौन सा पोटेंशियल दे रखा है क्वेश्चन में, जिंक का कौन सा पोटेंशियल दे रखा है क्वेश्चन में, जिंक का पोटेंशियल दे रखा है क्वेश्चन में रिडक्शन वाला, जिंक का कौन सा पोटेंशियल दे रखा है क्वेश्चन में रिडक्शन वाला। आप उस रिडक्शन वाले पोटेंशियल को कन्वर्ट कर लो ऑक्सीडेशन में। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, भैया मुझे चाहिए ये, अरे जिंक का हो क्या रहा है ऑक्सीडेशन, तो मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, रिवर्स कर दो, ये आ गया 0.76। कॉपर का कौन सा पोटेंशियल चाहिए, रिडक्शन, वही दे रखा है 0.34, आंसर आ गया 1.1। इसमें कंफ्यूजन इसलिए नहीं है, यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, यहाँ ले हो रहा है रिडक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल ले लो। ऑक्सीडेशन वाला रखो एनोड पे, रिडक्शन वाला रखो कैथोड पे, दोनों को ऐड कर दो, दोनों से रिजल्ट सेम ही आना है, दोनों से रिजल्ट सेम ही आना है। ई नॉट सेल पॉजिटिव आना चाहिए, तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। मैंने 3 हाफ सेल का गिवन डाटा दे रखा है, 3 हाफ सेल का गिवन डाटा दे रखा है। ई नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव से Zn माइनस का 0.76 वोल्ट, ई नॉट ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर 0.34 वोल्ट, ई नॉट ऑफ Fe2 पॉजिटिव से Fe माइनस का 0.44 वोल्ट। इन 3 पोटेंशियल से आप क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी सेल्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी सेल्स कैन बी फॉर्म्ड, how many cells can be formed with these combination, with these combination, how many cells will be formed with these combination, and find their E naught cell। एक तो ये काम करना है, how many cells can be formed with these combinations and उनके E naught cell कैलकुलेट करने हैं। और सेकंड नंबर पे कैलकुलेट करना है find maximum E naught cell and minimum E naught cell, find maximum E naught cell and minimum E naught cell, मैक्सिमम E naught cell और मिनिमम E naught cell कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ नोट करके लिख रहा हूँ, इस पॉइंट को आप अपनी कॉपी में बड़े अक्षरों में मेंशन करेंगे कि आपको कैथोड पर उसी को रखना है सेल को, अगर आप स्पॉन्टेनियस बनाना चाहते हैं तो। अगर आप सेल को स्पॉन्टेनियस बनाना चाहते हैं तो आप कैथोड पर उसी को रखिए जिसका एसआरपी ज्यादा हो। आप सेल का स्पॉन्टेनियस बनाना चाहते हैं तो आपको ई नोट सेल पॉजिटिव लेकर आना पड़ेगा
और ई नॉट सेल पॉजिटिव लेकर आने के लिए आपको कैथोड पर उसको रखना पड़ेगा जिसका एसआरपी ज्यादा होता है। चलिए नोट करते हैं, मेक कैथोड whose SRP is to make cell spontaneous, है ना, to make cell spontaneous। और ऐसा करेंगे क्यों? क्योंकि ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, How many cells can be formed with these four combination and find their E naught cell? और पता करिए, अच्छा 3 हाफ सेल है तो 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 हाफ सेल है तो 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। सेल बनाने के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 3 बनेंगे। कौन कौन? जैसे एक बनेगा कॉपर जिंक, एक बनेगा जिंक आयरन, एक बनेगा कॉपर आयरन। बोलो, इन 3 कॉम्बिनेशन के अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बनेगी। 3 हाफ सेल है तो 3 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। और अगर आपको सेल को स्पॉन्टेनियस रखना है तो आपको कैथोड पर उसको रखना होगा जिसका एसआरपी ज्यादा हो, ठीक है, तब जाके आपका ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा। अब चलिए क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, अब मैं एक एक करके कराता हूं। मान लीजिए हम पहले ही सेल ले लेते हैं, पहला कॉम्बिनेशन हमने ले लिया कॉपर और जिंक का। चलिए कॉपर और जिंक का, तो कॉपर और जिंक में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? कॉपर का। तो कॉपर जाएगा कैथोड पर, कॉपर जाएगा कैथोड पर, तो जिंक को कहां जाना पड़ेगा? भाई दोनों में से किसका पोटेंशियल ज्यादा है? इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो कॉपर जाएगा कैथोड पे। तो कैथोड वाले का मैंने याद करो ई नॉट सेल निकालने का तरीका क्या बताया था? कैथोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल, ये हो जाएगा कैथोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि कॉपर जाएगा कैथोड पर, और जिंक वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्योंकि जिंक जाएगा एनोड पर, और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये बनेगा ना कॉम्बिनेशन। अरे भैया कॉपर जाएगा कैथोड पर इन दोनों में से, और जिंक जाएगा एनोड पर, एनोड वाले का ऑक्सीडेशन, कैथोड वाले का रिडक्शन। अच्छा इसका ये पोटेंशियल दे रखा है? अच्छा इसका ये वाला पोटेंशियल दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, इसका अपोजिट दे रखा है। चेंज कर लो 0.76, इसकी वैल्यू आ गई 0.34, ये वैल्यू आ गई 1.10 वोल्ट। कॉपर जिंक का कॉम्बिनेशन होगा तो ये कहानी होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो कैथोड पे, और कैथोड वाले का होता है रिडक्शन और एनोड वाले का होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जिसका होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल। पहला कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन जिंक आयरन। जिंक और आयरन में से किसका पोटेंशियल ज्यादा? आयरन का पोटेंशियल ज्यादा, तो आयरन जाएगा कैथोड पर, आयरन जाएगा कैथोड पर, आयरन जाएगा कैथोड पे, तो कैथोड पे जो जाता है उसका होता है रिडक्शन पोटेंशियल। आयरन जाएगा कैथोड पर, जिंक जाएगा एनोड पर, जिंक जाएगा एनोड पर। जिंक का कितना पोटेंशियल है? 0.76। जिंक का कितना पोटेंशियल है? 0.76। अरे उल्टा दे रखा है, कन्वर्ट कर दो ना माइनस साइन लगाकर। आयरन का कितना पोटेंशियल दे रखा है? यही चाहिए 0.44, रिजल्ट आ गया 0.32 वोल्ट। 0.32 वोल्ट। तो दो कॉम्बिनेशन हो गए, पहला कॉम्बिनेशन ये हो गया, दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो गया। जो ऑक्सीडेशन करेगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो एनोड पे जाएगा उसका ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो कैथोड पे जाएगा उसका रिडक्शन, उसका रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड पे जा रहा था आयरन, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक जा रहा था एनोड पर तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका जस्ट रिवर्स होगा, ऐड कर दिया। थर्ड कॉम्बिनेशन बनाते हैं, थर्ड कॉम्बिनेशन बना, थर्ड कॉम्बिनेशन बना, मेरे पे जगह नहीं हो पाती है, थर्ड कॉम्बिनेशन बनाते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन है कॉपर आयरन, थर्ड कॉम्बिनेशन है आयरन कॉपर। तो कॉपर का होगा रिडक्शन, कॉपर का होगा रिडक्शन, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। थर्ड कॉपर का होगा रिडक्शन, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल। आयरन का होगा ऑक्सीडेशन, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो एनोड पे जाएगा उसका ऑक्सीडेशन। एनोड पे जाएगा कौन? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। कैथोड पे जाएगा कौन? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? प्लस के 0.44। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.34। ये वैल्यू निकल के आ गई 0.78।
तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई ई नॉट सेल की ये, और मिनिमम वैल्यू आ गई ये। मैक्सिमम आएगा कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन, और मिनिमम वैल्यू आएगी जिंक और आयरन के कॉम्बिनेशन से। चेक कर लीजिए, इतना करना है आपको, इतना करना है, करेंगे इतना, चलिए इतना करिए।